नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महर्षि आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे जो कि पूरी तरह समर्पित है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को लेकर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका शिक्षक, आपका मेंटोर संतोष यादव। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हाँ, यूपीएससी के इस बार के एग्ज़ाम को लेकर हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, है ना, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है उन सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। देन कल से आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे डेली। एक लेक्चर आपको मिलेगा पॉलिटी के लिए और दूसरा मिलेगा आपको इकोनॉमी के लिए। तो वो कैसे हम उसको करने वाले हैं उन सब चीज़ों पर बात अभी होगी थोड़ी देर में। तो यहाँ वहाँ की बात करने से बेहतर है कि समय को बचाते हुए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को लेके। 24 मई को एग्ज़ाम है जैसा आप जानते हैं, और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लगभग 2.5 महीने का वक्त है हमारे पास। तो एक एक मिनट हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैं पहले डायरेक्टली बात करता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है ना, उन सब चीज़ों को लेकर फिर मैं शुरू करता हूँ अपने डिस्कशन को। चलें, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो आप जान जाइए। जो यूपीएससी है, बेसिकली हम बात करते हैं ना कि हम प्रिपरेशन करने जाते हैं, तो आप अगर तैयारी करने जाते हैं तो कोई आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहते हैं आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, है ना। बेसिकली आईएएस क्या है, आईएएस बेसिकली क्या होता है, आईएएस एक रैंक है ना। और हाँ, यूपीएससी के सीएससी एग्जाम्स की सबसे बड़ी रैंक है आईएएस। तो बेसिकली आप कहते हैं कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली आप जो एग्ज़ाम किसका देने वाले हैं, आप एग्ज़ाम देने वाले हैं एक संस्था के द्वारा कंडक्ट किया हुआ, जो कि इसका नाम है यूपीएससी। तो यूपीएससी क्या है, यूपीएससी एक सेंट्रल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसका काम क्या है, जितनी सेंट्रल लेवल की जॉब्स होती हैं, है ना, जितनी सेंट्रल लेवल की जॉब्स होती हैं, इनके लिए ये एग्ज़ाम करवाती है, ठीक है। एग्ज़ाम का इवैल्यूएशन करती है और देन इसके आधार पे आपका निकालती है रिजल्ट, ठीक। और इस रिजल्ट के आधार पे एक डिपार्टमेंट है विच नेम इज डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इसको वो आपका डेटा भेजती है कि भैया आपके इन कुछ जॉब्स के लिए हमने इन कुछ कैंडिडेट्स को चुना हुआ है, ठीक है, जो आपके इस प्रोफाइल के लिए सूटेबल है, तो आप इन्हें जो है एडमिशन दीजिए, इनको जो है जॉब दीजिए। ऐसे में डीओपीटी आपका एडमिशन अलग अलग संस्थानों में करवाता है फॉर ट्रेनिंग्स। डन। तो यूपीएससी कितने प्रकार के एग्जाम करवाता है, यूपीएससी एग्जाम करवाता है 10 प्रकार के, है ना। और आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड CSE, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। किस चीज की तैयारी करने वाले हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अब ये जो आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, CSE है, ये कितने लेवल पर होता है, तो आपका CSE 3 लेवल पे होगा, है ना। पहला है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या प्रिलिमिनरी टेस्ट, है ना, जिसे हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। दूसरा आपका जो होने वाला है दैट्स कॉल्ड मेंस, हिंदी में मुख्य परीक्षा। और तीसरा होने वाला है आपका इंटरव्यू, ठीक है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं साक्षात्कार। क्या बोला जाएगा, साक्षात्कार टर्म यहाँ पे बेसिकली इसके लिए यूज होता है। ओके, अब जो प्री है, प्री में कितने पेपर्स होते हैं, तो जब हम प्री की बात करते हैं भाई, तो प्री पे यहाँ पर 2 लेवल पेपर होगा। पहला एक होगा आपका GS1, ठीक है, और दूसरा होता है आपका GS2। इसी GS2 को सामान्य भाषा में कहा जाता है CSAT, ठीक है। यही GS2 CSAT है, लेकिन जब आप इसका पेपर देखते हो तो वहां पे लिखा रहता है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, जनरल स्टडीज 2, लेकिन होता क्या है वो बेसिकली CSAT। अब इसके जो कोर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो उसमें आएगा आपका मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, और उसके बाद आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। ये 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं इसके। कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो 80 क्वेश्चंस आते हैं। कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। और जो इसकी माइनस मार्किंग है ना, माइनस मार्किंग है, वो कितनी होती है, 1/3। मतलब अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हुए तो आपने जो एक सही किया होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड लेट्स एग्जांपल कि आपने जो है 9 क्वेश्चन किए, है ना, और 9 क्वेश्चन में से आपके जो है 6 क्वेश्चन गलत हो गए। कितने गलत हो गए, 6। तो 3 क्वेश्चन गलत होने पे एक और माइनस हो रहा था, तो 3 दूनी 6, मतलब आपके कितने क्वेश्चन और माइनस हो जाएंगे, 2 माइनस 6 + 2, आपके 8 क्वेश्चन का नंबर आपको नहीं मिलेगा, एक प्रश्न का नंबर आपको मिलेगा जो कि सही हुआ। क्लियर। तो ये है आपका माइनस मार्किंग। इस पेपर की एक खासियत है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब इसमें आप 33% लेकर चले आइए, आप इसमें
उत्तीर्ण माने जाते हैं, आप इसमें पास माने जाते हैं, लेकिन इसका नंबर आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ता। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि सीसैट का में आप जो भी मार्क गेन करते हैं उसका नंबर आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन अगर आप इसमें फेल हुए तो आप फेल माने जाएंगे, आप प्रीलिम्स में प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो गए। यहाँ तक की बात क्लियर। देन आता है आपका GS1, वैसे ये आपका सेकेंड टाइम में होगा, ये आपका फर्स्ट टाइम में होता है, ठीक है। कितने जो है इसमें क्वेश्चन होंगे, यहाँ क्वेश्चन होता है बेटा 100, ठीक है। मार्क्स कितना होता है 200 मार्क्स। दोनों का जो टेन्योर है और टाइम पीरियड है सॉल्व करने का वह 2 घंटे का, याद रखिएगा। अब यहाँ के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं मैं उनकी बात करता हूँ, ठीक, यहाँ के सब्जेक्ट्स के प्री के सब्जेक्ट्स की। तो एक हिस्ट्री है ना। अब इतिहास में बहुत सारे पोर्शंस हैं, तो आपको कौन से पोर्शन को पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरे कुछ शिक्षकों ने मुझे सिखाया, मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि किन चीज़ों को छोड़ना है ना। क्योंकि जब आप यूपीएससी के सिलेबस को देखोगे तो ऐसा रहेगा यार सब कुछ ही पढ़ना है, बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ छोड़ना भी होता है, जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि डोमेन समझना एग्जाम के, है ना। तो हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री को अगर सामान्यतः बांटा जाए तो कई भागों में बटेगा, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, देन मेडिवल हो गया, देन मॉडर्न हो गया, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, और जो आपका आर्ट एंड कल्चर है वो इनसे मिलकर आ सकता है कहीं से, है ना। बेसिकली वो एंशिएंट और मिडिवल से होता है, ठीक है। तो अब इसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा में नहीं आते। आता है आर्ट एंड कल्चर, इनसे मिक्स होके, बाकी एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। अब एंशिएंट से कितने क्वेश्चन आएंगे, लगभग 4 से 5, मॉडर्न से लगभग 4 से 5, और जो मिडिवल से 4 से 5, और जो आपका मॉडर्न बचा यहाँ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन का रेशियो है। तो आपने लगभग सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, आपकी तैयारी लगभग हो चुकी होगी वन टाइम, है ना। बाकी जो बची है इस प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वो हम इस चैनल पे करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात और क्लियर हो कि ये हो गया, तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपको प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करने के लिए किसका मिला, मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। दूसरा सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो क्या है, दूसरा सब्जेक्ट आप यहाँ पे उठा सकते हैं पॉलिटी, है ना, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यही आप समझिए। अब बाकी डिस्कशन करूंगा कि हाँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब संविधान में और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी आता है। तो पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से लगभग ये मानिए कि 18 से 20 क्वेश्चन का रेशियो ये लेकर चलता है। तीसरा सब्जेक्ट आप ले लीजिए आपका जो है इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन का रेशियो आप मान लीजिए, करंट अफेयर को ऐड करते हुए। अगला आप और इसमें जोड़िए, अगला जो सब्जेक्ट आएगा आप मानिए जियोग्राफी, इसका रेशियो पहले थोड़ा बहुत कम था, लेकिन आजकल इसका रेशियो भी बढ़ रहा है, तो 15 प्लस के आसपास पहुंच जाता है, ये भी 15 क्वेश्चन के आसपास। देन आपका बचा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास। देन एक सब्जेक्ट बचा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लगभग 10 से 12, और एक लास्ट आपका सब्जेक्ट बचा यहाँ पे जो पूछा जाता है आपके प्रीलिम्स में, उसे कहते हैं IR। तो लगभग 7 प्रश्न, सारे में 2 प्लस माइनस ये रेशियो होगा, और ऐसे ही आपके 100 प्रश्न पूरे होते हैं, ठीक है, आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो आप इसमें साफ साफ देख पा रहे होंगे कि देखिए जब हम कट ऑफ की बात करते हैं प्री का, तो प्री का कट ऑफ पिछले कुछ सालों में जहां तक मैं देख पा रहा हूं 47 क्वेश्चन प्लस नहीं है ना। अगर आप 47 क्वेश्चन कर आ रहे हैं माइनस करने के बाद, तो आपका प्री क्वालिफाई है। तो वेटेज देखिए, वो आपने मॉडर्न हिस्ट्री पे ठीक ठाक सा ध्यान दे दिया, ठीक, आप अच्छा खासा ध्यान दीजिए किस पे, मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज किया, इन सब चीज़ों को एक बार आप पढ़ चुके, एक बार गो थ्रू और हो जाइए। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री को ठीक से किया है, पॉलिटी वाले पोर्शन को आप ठीक से पढ़े, ठीक है। दूसरा इकोनॉमी वाला पोर्शन, देन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड साइंस टेक, और आपका ज्योग्राफी। अगर आप एक ऑन एन एवरेज विद्यार्थी भी माने जाते हैं, ऑन एन एवरेज विद्यार्थी, लेकिन सीरियस वाला ऑन एन एवरेज विद्यार्थी, तो भी आप चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि 47 क्वेश्चन का आपका रेशियो है। अगर आप ठीक से वर्ल्ड हिस्ट्री और पूरे हिस्ट्री की बात करूँ, देखिए मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप मॉडर्न हिस्ट्री से पूरे 10 के 10 करके चले आए, 6 कर रहे हैं, लेकिन बाकी एंशिएंट और मिडिवल एक बार तो पढ़ी है ना, 1-2 क्वेश्चन तो उसमें जा ही सकते हो। और नॉर्मली मैं 9 क्वेश्चन मानता हूँ आपके हिस्ट्री वाले पोर्शन से, ठीक है, 9 हो गया हिस्ट्री से। पॉलिटी से मैं केवल 10 मानता हूँ, प्रॉपर आधा, मैं हाफ की बात कर रहा हूँ। देन इकोनॉमी के भी मैं 10 ही मानूंगा, ज्योग्राफी के
मैं 7 मान लेता हूँ, एनवायरनमेंट के भी मैं 7 मान लेता हूँ, क्योंकि एनवायरनमेंट थोड़ा सा आसान पोर्शन है कुछ चीज़ों को लेके। जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है ना, वो थोड़ा सा आसान है, बाकी पॉल्यूशन वाले पोर्शन पे भी क्वेश्चन आता है, उसे भी आप देख सकते हो। देन आपका साइंस टेक, इससे भी मैं लगभग 7 क्वेश्चन का कर सकता हूँ बात। IR को अभी मैं अगर छोड़ भी दूँ तो 10, 10, 20, 9, 29 और 7, 21, 50 क्वेश्चन के आसपास आप पहुँच गए। लेकिन अगर आप ठीक ठाक तरीके से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, ठीक ठाक तरीके से। चलिए, ये आपका प्री वाला काम हो गया। अगर प्री में आप यहाँ पे 47 प्लस क्वेश्चन है और यहाँ पे आप CSET क्वालिफाई हैं तो प्री में आप क्या माने जाते हैं, पास माने जाते हैं। देन आता है UPSC का मेन एग्जाम। देखिए, प्री जो होता है ना, प्री को एक छटाई एग्जाम भी कह सकते हैं, है ना, छटाई प्रक्रिया भी कह सकते हैं। मुख्य यही है, मेंस, नाम भी है मेंस या मुख्य परीक्षा, तो आपके लिए ज़रूरी भी यही है, क्योंकि आपकी सारी योग्यताओं का परीक्षण सामान्यतः कहाँ होता है, UPSC के मेंस एग्जाम में। अब इसका जो पेपर है, कितने पेपर होते हैं इसमें, याद रखिएगा, UPSC के मेंस में होते हैं 9 पेपर। जैसे GS है, GS टोटल होता है 1000 का, और इसके होंगे आपके 4 पेपर। कितने होने वाले हैं, 4। जैसे GS 1, 2, 3 एंड 4। ईच पेपर होने वाला है 250 मार्क्स, ठीक है। ईच पेपर कितने का है, 250 मार्क्स। देन आपका एक पेपर होने वाला है एस्से, ठीक है, यहां पर आपको 2 एस्से करने होते हैं, ये भी कितने मार्क्स का होगा, 250। उसके बाद एक सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा ऑप्शनल। देखिए, UPSC कहता है आप किसी भी फील्ड से आ रहे हो, आप किसी भी फील्ड से आए, लेकिन ये जो इसका GS वाला पोर्शन है ये सबके लिए सेम होने वाला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। आप चाहे इंजीनियरिंग के पोर्शन से आ रहे हो, चाहे आप डॉक्टर के पोर्शन से आ रहे हो, या आपने नॉर्मल अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, या आप कॉमर्स वाले पोर्शन से आ रहे हैं, आप किसी भी फील्ड से आ रहे हो, आपके ये क्वेश्चन सेम होने वाले हैं। लेकिन UPSC ने आपको एक सब्जेक्ट चुनने के लिए बोला है। यहाँ पर बेसिकली सामान्यतः 24 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, और इन 24 में से एक सब्जेक्ट आपको चुनना है जिसमें आपको विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए। वैकल्पिक विषय आपके सिलेक्शन में, आपके नंबर स्कोर करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए इसे बहुत सोच समझ कर चुनना होता है। ऑप्शनल कैसे चुनना चाहिए, क्या होना है, ये हम बात करेंगे फिर कभी किसी और वीडियो में, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ऑप्शनल कितने नंबर का होगा, 500 मार्क्स का होता है। कितना, 250 एंड 250, 2 पेपर होगा। और इसके होते हैं लैंग्वेज के 2 पेपर, जिसे कंपलसरी पेपर्स कहा जाता है। ये एक तो होगा इंग्लिश, ये कंपलसरी है कि इंग्लिश होना ही होना है। दूसरा होगा एनी इंडियन लैंग्वेज, कोई भारतीय भाषा। अब कोई भारतीय भाषा का मतलब हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं लिस्टेड हैं, उन 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा होनी चाहिए। अब कुछ लोग ये सोचेंगे, यार इंग्लिश मीडियम वाले जो ठीक से अभी नहीं जानते किसी कारणवश, है ना, जिन्होंने भी प्रिपरेशन शुरू की है, उन्हें नॉलेज नहीं है, इंग्लिश अच्छी है, यहाँ इंग्लिश है, यहाँ भी इंग्लिश ले लेंगे, यार क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है क्योंकि 8वीं अनुसूची में इंग्लिश भाषा नहीं है। तो ऐसे में सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि वो जिस स्टेट से आ रहे हैं वो या तो किसी और लैंग्वेज की अगर उन्होंने पढ़ाई कर रखी है जो कि लिस्टेड है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें से चुनते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, जैसे कि मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश, तो यहाँ से मैं क्या चुनता हूँ, हमेशा हिंदी। अब जो ये दोनों पेपर हैं ये CSAT की तरह ही क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब 25%। हाँ भाई 25%। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि CSAT क्वालिफाइंग है, वहाँ पे 33% स्कोर करना है, तो यहाँ भी 33% स्कोर करना होगा। तो भैया जाके आप नोटिफिकेशन देखो UPSC का, क्लियरली मेंशन है 25%। 25% मीन्स 300 नंबर का होगा ये पेपर और 300 नंबर का होगा ये पेपर। 75 इसमें स्कोर करना होगा, 75 इसमें स्कोर करना होगा। बात यहाँ पे क्वालिफाइंग का ये है कि अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आप बाकी पेपर्स में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें 300 में 300 भी लेकर आए तो आपके पेपर पर, आपके एग्जाम पर, आपके मार्क्स पर, आपके रैंक पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो बराबर। मतलब ये केवल आपको पास करना है, जैसे कि आपने अपना ग्रेजुएशन, अपना हाई स्कूल, अपना इंटर किया है, दैट्स इट। इसका नंबर जुड़ेगा नहीं, लेकिन इसमें पास होना जरूरी है, अन्यथा आगे आपकी कॉपियां चेक नहीं होंगी, ऐसा कुछ मामला होगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा है। अब बात करते हैं यार कि इसका टोटल मेंस कितना होगा। तो मेंस हो गया यहाँ पे बेटा 1750 मार्क्स का। कितने का, 1750 मार्क्स का। और इसकी कट ऑफ ठीक ठाक सी जाती है यार, अगर आप 750 से ऊपर है तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं कुछ हद तक। 800 तक है तो आप बेफिक्र रहिए, आजकल की जैसी कट ऑफ जा रही है 800 तक आप ठीक ठाक है ना। तो आप यहाँ पे फाइट करिए 1000 के लिए, 1100 के लिए, उससे ऊपर तो वैसे भी नहीं मिलेगा, तो 1011 के लिए फाइट करिए, लेकिन 850 तक आकर तो आप रुके ही जाइए कम से कम यार, है ना।
यहाँ पहुँच कैसे सकते हैं ये भी बताते हैं, इस पर थोड़ी बात करते हैं। देखो बेटा, इसका जो मेंस के जीएस वाला सिलेबस है ना, पहली बात तो मैं बात करता हूँ अयोध्या की। अयोध्या में ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिनके नाम के सामने लगा हुआ है IAS। ठीक, यहाँ पे हमारे एक सर हैं, हमारी एक मैम, वह कहती हैं IAS लिख सबने रखा है कोई नहीं। मतलब एक बात आप यार मुझे इतना ही बताओ कि मैं आपसे ये कहूँ, हाई स्कूल में यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 सब्जेक्ट्स आपको ठीक से पढ़ाए जाएंगे, बाकी 4 सब्जेक्ट पढ़ाए ही नहीं जाएंगे और पेपर बिल्कुल निष्पक्ष होगा, करप्शन फ्री, 0 टॉलरेंस पे। आपको क्या लगता है पास कर पाएंगे? नहीं। तो या तो ये देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, द सेकेंड टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड, कॉमन सी बात है, पॉसिबल नहीं होना। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ के लोग क्या करते हैं, 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, SSC वाले टीचर से पढ़वा देंगे और करवा देंगे, हाँ हो गया ये। 4 साल तो प्री की तैयारी चलती है यहाँ पे। तो चलिए, कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दूर तक अगर नहीं पहुँच पाया तो अपने जो लोकल बच्चे हैं उन तक तो बात सही पहुँचा दें, बाकी तो रब जाने। तो यहाँ पर बात करते हैं हम। देखिए, ये जो इसका GS1 है, यहाँ पर आएंगे 4 सब्जेक्ट, जिसमें आएगा आपका पहला हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा इंडियन सोसाइटी और चौथा सोशल इश्यूज। ठीक है। दूसरे पेपर में क्या आएगा, पॉलिटी, IR, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। तीसरे में इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और चौथे पेपर में आता है अकेले एथिक्स। ठीक, तो इसके जो ये 3 पेपर है ना, 1, 2, 3, GS 1, 2, 3, ये कॉमन एवरेज पेपर, जनरल पेपर माने जाते हैं। इसमें आप अगर बहुत अच्छा लिख कर भी चले आए ना तो 110, हिंदी मीडियम में इसमें ज़्यादा नंबर उठता नहीं है, इंग्लिश वाले थोड़ा 120 तक घसीट लेते हैं, लेकिन हाँ हिंदी में 100, 110, इसके ऊपर नंबर इसमें पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है ना, जनरल है। लेकिन जो ये चौथा पेपर है ना, एथिक्स, ठीक है, इसमें नंबर स्कोर किया जा सकता है, 130 तक भी स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, आप पिछले कुछ सालों के टॉपर्स के आप लोगों के रिजल्ट देखें, ठीक ठाक सा नंबर इसमें स्कोर किया जा सकता है। बेसिकली 2 पोर्शन होते हैं इसमें, एक पोर्शन होगा आपका थिंकर आइडियोलॉजी वाला, ठीक है, दूसरा होता है केस स्टडी, इसीलिए इसमें स्कोरिंग थोड़ा सा बन जाता है। तो अगर आप इसमें ऑन एन एवरेज 100 का मैं रेशियो मान के चलूँ, 100 इसमें, 100 इसमें, 100 इसमें और इसमें 120, तो 420 नंबर तो आपने घसीटा कहाँ से, GS से। ठीक है, लेकिन हाँ ये 420 नंबर कहने में आसान है, टफ होगा, इसलिए एक एक पोर्शन को अलग अलग पढ़ना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पॉलिटी में ही IR घुसा दिया, उसी में गवर्नेंस, उसी में सोशल जस्टिस, उसी में इन दोनों पोर्शंस को भी। ऐसा नहीं होता भाई, चीज़ों को अलग करके पढ़ना होता है, सेपरेट करना होता है। पहले सेपरेट करके कॉन्सेप्ट को समझो, उसे अप्लाई करो, उसके बाद फिर जोड़ना। ठीक है, लेकिन नहीं समझते लोग, बट कोई नहीं, कोशिश कर रहे हैं, महर्षि कोशिश कर रही है, बाकी और बहुत सारे अच्छे संस्थान भी जो करवाते हैं, बट उसमें एक छोटा सा योगदान हमारा भी। देन आता है एथिक्स, इसको लेके आपने 420 स्कोर किया। एसए का बहुत बड़ा योगदान होता है आपके जो है क्वालिफाई करने में एग्जाम को, क्यों, 150 तक भी स्कोर हो सकता है। अगर 150 तक आपने कर लेते हैं तो आप कितना पहुंच गए, 570 भाई। ऑप्शनल, अगर ठीक ठाक ऑप्शनल आपने चुना है तो 320 तक भी स्कोर हो सकता है। ऑन एन एवरेज बच्चे हैं तो 280 तक भी पहुंच सकते हैं। अब ठीक ठाक ऑप्शन का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी ऑप्शनल की बुराई कर रहा हूँ, है ना। मैं सिर्फ एक बात ऑप्शनल चुनते समय कहता हूँ कि आप एक बात का ख्याल रखो, आप किस सब्जेक्ट को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम, जो आपका एग्जामिनर है ना, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, आप उसको नहीं देख रहे हो, वो आपके सामने नहीं बैठा है कि आपने कुछ लिखा तो वहाँ पर जो आप उसे मैनिपुलेट कर पाओगे, उसे समझा पाओगे कि हाँ इस बात का मेरा ये मतलब, मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, नहीं। तो आप कितने अच्छे तरीके से अपने बात को रख पा रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कितना सटीक है, आप कितना मैच करते हैं उसके माइंडसेट के साथ, ये डिपेंड करेगा, है ना। तो आपका ऑप्शनल, अब अगर 570 में और मैं नॉर्मल बात करूं कि आप 280 भी लेकर चले आए तो कितना मार्क्स हो जाएगा, मेरे ख्याल से 800 क्रॉस ही कर जाएंगे, 850 पहुँच गया आपका मेंस क्वालिफाई। जबकि आप पिछले कुछ सालों में देखिए, लास्ट ईयर की जो है कट ऑफ, अभी इस साल की तो मैंने देखी नहीं कितनी है, लेकिन लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी ओबीसी की 712, जनरल 760 के आसपास, 800 भी लाए ना यार तो हो जाएगा। बस शर्त एक है, ये आ भी सकता है, क्यों नहीं आता है वो बताता हूं। ना आने का रीजन है कि यहाँ पे जो ये 20 क्वेश्चन है ना, याद रखो बेटा, यहाँ के तीनों पेपर में 20-20 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे 19 आता है। ये प्रश्न ना लिख पाना,
ऐसा भी नहीं है कि आपको प्रश्न आ नहीं रहे होंगे, इसके उत्तर नहीं आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, लेकिन वो जो प्रैक्टिस है, वो जो प्रेशर है, वो जो टाइम मैनेजमेंट है ना, उस पर काम नहीं हुआ था। आप लिख नहीं पाते। अगर आप उन 20 के 20 क्वेश्चंस को लिख लें, हाँ, यू आर इन। कैसे, ये भी समझाता हूँ। ठीक, देखिए नॉर्मली 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होते हैं आपके कितने, 10 नंबर वाले 150 शब्द, 10 क्वेश्चन होते हैं आपके 15 नंबर वाले 250 शब्द, है ना। यहाँ पर 150 हो गया, 150 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, 250 मार्क्स पूरे हो गए आपके। अब करना क्या है, जो 150 शब्द वाला है इसको आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना है। उस पर एक आप ऑन एन एवरेज वाले विद्यार्थी हैं, है ना, तो 10 में से अगर आप ऑन एन एवरेज 4 नंबर भी लेकर आए तो कितना हो जाएगा, 40। ऑन एन एवरेज मतलब 40% समझ पाओ यूपीएससी को, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 15 नंबर का एक प्रश्न है। ठीक है, तो 15 नंबर का एक प्रश्न है, उसमें से आप ऑन एन एवरेज 7 लेकर चले आओ तो भी 110। यार गधे तो नहीं होगे ना कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन 2-2 साल कर रहे हो और आप सब्जेक्ट के एसेंस को ना समझो। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि आपने इन वाले क्वेश्चंस को ठीक से पूरा कर लिया, इन वाले क्वेश्चन पे आप कितना कर पाए, इस पे आप कर पाए 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, बाकी 6-7 क्वेश्चन तो छूट ही है। अब इसमें अगर आपने पूरा भी कर लिया तो 40 यहाँ पे बनेगा, वहां पे आपने 5 भी कर लिया तो 7-5 35, लगभग 75 नंबर के आसपास कहाँ से क्वालिफाई होने वाला है भाई। लेकिन वहीं अगर आप 20 के 20 क्वेश्चन को टच करके आए हैं, तो 20 के 20 प्रश्न अगर आप टच करके आए और ऑन एवरेज विद्यार्थी हैं, यहाँ पर 40 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 60 की बात कर रहा हूँ, तो 100 नंबर पर पेपर काहे नहीं होगा भाई, होगा। लेकिन ये कैलकुलेशन तो समझो, और इसके लिए आपको एक ही चीज पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, लिखने पे। आपको मैक्सिमम लिखना है। आजकल के बच्चों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो यूट्यूब खोल लिए और यूट्यूब खोल के बस खाली हाँ सुन रहे हैं, सब याद हो रहा है उनके हिसाब से। अरे प्री रट रटा के निकाल भी लिए, मेंस वक्त क्या करोगे, लिखना तो पड़ेगा ना, और 3 महीने में मेंस वक्त नहीं लिख पाओगे भैया। पढ़ लो, उसकी प्रैक्टिस करो। आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ ना, मुझे क्या देखोगे, तो मना थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब वाली वीडियो देखो। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, उसको लिखते हुए चलो, डायग्रामिंग करते हुए चलो, कुछ तो हाथ काम करेगा। और जब एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, आपको लगता है कि उसकी आपकी बेसिक समझ हो चुकी है, पिछले साल के क्वेश्चनों को खंगालो ना यार, टॉपिक से कोई क्वेश्चन तो मिलेगा, सॉल्व करो। आप खुद का एनालिसिस कर सकते हो। एक प्रश्न के उत्तर को आपने एक बार लिखा, फिर दूसरी बार लिखो, फिर तीसरी बार लिखो, तीनों बार में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, और तीनों बार के आंसर को जो मिला के चौथी बार निकालोगे ना क्रीम, वो आपका बेस्ट आंसर होगा। ऐसे करो ना, कई बार लिखो। पढ़ने के लिए तो बैठो ना घर पे, पैसा धीरे धीरे खर्चा हो रहा है तो करो, लिखो। बस सिलेक्शन का एकमात्र तरीका, और वो है लिखना, पढ़कर लिखना। ठीक है, डन। बात करते हैं यहाँ पे, कहाँ था मैं, अच्छा बैठ गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो हमने मेंस तक की बात कर ली थी, है ना। अब आता है आपका इंटरव्यू। अब आता है आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू का मामला क्या है भैया, इंटरव्यू के मामले में समझ जाओ। इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू होता है आपका 275 मार्क्स, है ना, और जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है वो होता है मेंस प्लस इंटरव्यू। मेंस प्लस इंटरव्यू का मतलब कि अगर मेंस में आप लेकर आ गए हैं 800 नंबर और इंटरव्यू में मिल गया जनरल 160 नंबर, तो टोटल होगा आपका 960, और इस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी कैटेगरी की जॉब मिली है या कौन सी आपकी रैंक आई है। क्लियर है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा पैटर्न एग्जाम का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम जीएस 1 की बात, जीएस पेपर्स की बात करते हैं, है ना, तो जीएस पे 4 पेपर थे, 1, 2, 3 एंड 4, है ना। पहले में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज, दूसरे में पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, तीसरे में इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड चौथे में एथिक्स। तो बेसिकली आपको कल से 2 सब्जेक्ट की क्लासेस मिलना शुरू होंगी प्री ओरिएंटेड, है ना। ये वाली क्लासेस प्री ओरिएंटेड होंगी, क्योंकि आपको मैं कुछ चीज़ें भी बताना चाहता हूँ कि महर्षि आपके लिए सच में लाभदायक है या नहीं। 24 मई को पेपर होने वाला है, आपको खुद दिखेगा। अब ऐसा तो होगा नहीं ना यार कि 24 मई को पेपर होगा, मैं उस दिन वीडियो अपलोड करूंगा और बैक डेट में ले जाके करवा दूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो पहले से ही चीज़ें हमारी पड़ी रहेंगी, जिससे आपको ये ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ, महर्षि चुनना आपके जीवन की गलती नहीं होगी, वो आपको एक सही ट्रैक पर लेकर जा सकती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पेपर 2 का,
ठीक है। हाँ, यहाँ मेंस वाली बात नहीं करूंगा मैं प्री वाली ही बात करूंगा, ठीक है। प्री वाले में ही मैंने आपको बताया था कि प्री में सब्जेक्ट क्या क्या आने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। कोशिश करूंगा कि मैं आपके प्री होने के पहले ये सारे सब्जेक्ट्स खत्म करवा दूं और सामान्यतः इन दो मुख्य सब्जेक्ट्स को हम लेकर कल से शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा एक ये प्रश्न आता है कि जब हम शुरुआत कर रहे हैं ना तो भाषा कौन सी चुने। बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है यार, बहुत लोगों में है कि नहीं इंग्लिश से सिलेक्शन ज़्यादा होता है, हिंदी से सिलेक्शन कम होता है। ये किसने बोल दिया? आप थोड़ा रेशियो निकालो। जब आप रेशियो निकालोगे तो आपको पता चलेगा हिंदी का सक्सेस रेट भी ठीक है, हिंदी से सिलेक्शन होना भी आसान है। प्रॉब्लम यह है ना कि आप इंडिया हम लोग की प्रॉब्लम बताएं ना, हमारी इंग्लिश अच्छी है ना हमारी हिंदी अच्छी है, हमको आती है इंग्लिश। ये जो इंग्लिश का एक ट्रेंड चला है ना, यही गलत है। अगर आप हिंदी को भी सही तरीके से चुन ले, खुद यूपीएससी भी कहता है कि अगर आपने हिंदी को भी ठीक तरीके से समझा है तो हिंदी से सिलेक्शन गलत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। लैंग्वेज बैरियर नहीं है जहां तक मैं मानता हूं, ठीक है। तो भाषा बैरियर नहीं है। अब भाषा कोई भी चुनो, आप भाषा हिंदी भी चुन सकते हो, आप भाषा इंग्लिश भी चुन सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस भाषा में अपनी बातों को सही तरीके से रखते हो, है ना। जिस लैंग्वेज में आपने सही तरीके से अपनी बातों को रिप्रेजेंट किया, आंसर को दिखाया, चीज़ें सही लिखी, बात खत्म, वही आपकी भाषा है। अब वो चाहे हिंदी हो सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है, गुजराती हो सकती है, मराठी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, मलयालम कुछ भी हो सकती है। बस आप अपनी बातें सही तरीके से रख पाए, यही होना चाहिए भाषा। भाषा क्या है? भाषा बस एक तरीका है आपके कन्वर्सेशन का, मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन, नथिंग एल्स। भाषा को कभी आप नॉलेज के से तो बांधा नहीं मत कि हाँ जिसको ये भाषा थी बहुत नॉलेजेबल है, नहीं नहीं। बस हाँ, उसके पास एक चीज़ का ज्ञान है कि कई भाषाओं में वो अपनी बातों को रख सकता है, बस। बाकी भाषा आपके कन्वर्सेशन के सहायक के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यूपीएससी भी खुद भाषा को एक बैरियर नहीं मानता। तो ये रहा आपका पूरा यूपीएससी का पैटर्न जिसमें हमने डिस्कस किया। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में जिसमें हम शुरू करेंगे पॉलिटी। ओके, तो जल्द ही मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद, जय भारत।